हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम रालाइट एक्ट के विषय में जानेंगे और देखेंगे इसके विरोध में किस प्रकार से भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया, जिसे रालाइट सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। रालाइट एक्ट को अगर हम सबसे पहले समझ लें कि आखिर ये कानून क्या था। इसको काला कानून कहा गया। इसको महात्मा गांधी ने बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून कहा। ये क्या कानून था, अगर हम इसको सबसे पहले समझ लें तो इस चैप्टर को समझने में हमें बहुत आसानी होगी। महात्मा गांधी के शब्दों में ही अगर इस कानून को हम समझने की कोशिश करें, रालाइट एक्ट, रालाइट एक्ट के विषय में जो गांधी जी ने कहा उसको समझें। गांधी जी ने इस कानून के विषय में कहा तीन चीजें। एक चीज तो कहा कि बिना अपील है, बिना दलील और बिना वकील। यह कानून एक ऐसा कानून था, इसके अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो वो ना तो किसी न्यायालय में अपील कर सकता था, ना ही वो अपने लिए किसी वकील को कर सकता था, और उसे जो है सिर्फ शंका के आधार पर गिरफ्तार करके 2 वर्ष तक का कारावास दिया जा सकता था गुप्त अदालत के कार्रवाई के आधार पर। इसीलिए इसे गांधी जी ने बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून कहा। मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे काला कानून कहा और अनेकों नेताओं ने इसका विरोध किया और भारत में रालाइट सत्याग्रह इसके खिलाफ किया गया। तो अंग्रेजों को इस प्रकार का एक कानून बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी, इस पे हम बात करेंगे कि क्यों उन्होंने एक ऐसा कानून बनाया जिसमें किसी व्यक्ति को सिर्फ शंका के आधार पर गिरफ्तार करके 2 वर्ष तक के लिए जेल में डाला जा सकता था। उस व्यक्ति को वकील करने का अधिकार क्यों नहीं दिया गया, उसको किसी अदालत में अपने इस गिरफ्तारी के विरोध में अपील करने का अधिकार क्यों नहीं दिया गया। ये कौन सी परिस्थितियां भारत में थी और अंग्रेजों को इस प्रकार का कानून लाने की क्या जरूरत पड़ी। सबसे पहले हम इस पहलू को समझेंगे कि अंग्रेजों को क्या जरूरत थी कि इस प्रकार का कानून लेकर के वो आए, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि इस कानून की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप भारत में जो रालाइट सत्याग्रह किया गया उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें जिम्मेदार थीं। तो देखिए, अगर हम परिस्थितियों पर बात करें, रालाइट एक्ट के लिए कारक कौन सी चीजें थी जो इस कानून को लाने के लिए प्रेरित कर रही थी, जिसको अनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्टिविटीज एक्ट कहा जाता है, और इसको संक्षिप्त रूप में रालाइट एक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको लाने की सिफारिश जिस जांच समिति के द्वारा दी गई थी उसके अध्यक्ष सर सिडनी रालाइट थे, इसीलिए इसको रालाइट एक्ट या रालाइट कानून कहा गया। तो कौन सी परिस्थितियां हैं, परिस्थितियां समझने के लिए सबसे पहले उस कालक्रम को हमें जानना होता है। यानी कि ये जो एक्ट लाया गया ये 1919 में लाया गया। 1919 कौन सी परिस्थितियां भारत में बन रही हैं जिसके लिए ये कानून लाया गया होगा, अगर इस पे हम बात करें तो सबसे पहली बात यह है कि 1905 से कहानी स्टार्ट होती है। 1905 बंगाल का विभाजन किया गया। अगर हम संक्षिप्त रूप से बिंदुओं को नोट करें तो ये देखते हैं कि 1905 बंगाल का विभाजन हुआ, और बंगाल के विभाजन के बाद में भारत में उग्रवादी आंदोलन बहुत तेज हो गए, और उसके बाद में जो बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, उसके अचानक स्थगित हो जाने की वजह से बहुत सारे युवा क्रांतिकारी आंदोलन की तरफ बढ़ गए और वो क्रांतिकारी बन गए। 1905 से लेकर के 1919 के दौर में क्रांतिकारी घटनाएं बहुत तेजी के साथ बढ़ रही थीं। तो सबसे पहला कारक तो यह है कि 1905 से 1919 जहां तक हमें लाना है, क्या हो रहा था, क्रांतिकारी घटनाएं बढ़ रही थीं। आज जिन क्रांतिकारियों को हम फूलमाला चढ़ाते हैं,
उनका नमन करते हैं। उनके शहीद होने पर हमें गर्व है। उन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान को कुर्बान कर लिया, वो हमारे लिए पूजनीय हैं। शहीद भगत सिंह, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसे अनेकों अनेक नाम हैं जिनके लिए हमारा मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाता है और उनके चरणों में हम हमेशा नमन करते हैं, वो हमारे लिए पूजनीय हैं। लेकिन अगर हम दूसरे पक्ष की तरफ देखें तो क्या इस प्रकार के क्रांतिकारी जो अपनी जान की परवाह न करते हुए अंग्रेजों से हिंसात्मक तरीके से निपटने की कोशिश कर रहे थे, अंग्रेजी सरकार इनको किस नज़र से देखती थी? अंग्रेजी सरकार इनको आतंकवादी की नज़र से देखती थी, इनको अपराधी की नज़र से देखती थी। तो फिर इनको दमन करने के लिए, इनको नियंत्रित करने के लिए सरकार कोई न कोई प्रयास किया करती थी हमेशा से ही। आप देखते चलेंगे, जब हम क्रांतिकारी आंदोलन को पढ़ेंगे तो किस प्रकार से इन क्रांतिकारी आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने अपनी क्रूरता की सीमाएं तक पार कर दी थी। लोगों को बिना प्रोसीजर को पूरी तरीके से सभी कानूनों का पालन किए बगैर ही लोगों को सजा दे देना, फांसी दे देना, गोली मार देना, हत्या कर देना, क्रूरता से दमन किया जाना, ये सब हम चीज़ें देखेंगे। यहाँ पर हमें ये देखना है कि 1905 से 1919 के बीच में क्रांतिकारी घटनाएं तेजी से बढ़ रही थीं और इन घटनाओं के बढ़ने के पीछे का कारण ये है कि जब क्रांतिकारी मार्ग पर लोग बढ़े, 1905 बंगाल विभाजन के बाद में जब लोगों के अंदर उग्रता पैदा हुई, अचानक से आंदोलन स्थगित हो गया। बाल गंगाधर तिलक गिरफ्तार हो गए, कुछ नेताओं ने संन्यास ले लिया और आंदोलन जो है वो स्थिर हो गया। लेकिन जो गर्म जोश वाले युवा थे उनको नेतृत्व प्रदान किया उन नेताओं ने, उन लोगों ने जो अत्यधिक उग्र विचारधारा के थे, वो हिंसात्मक जो कार्रवाई करने से भी पीछे नहीं हटते थे। उन्होंने उन युवाओं को नेतृत्व प्रदान किया। इसी वजह से 1905 के बाद में क्रांतिकारी घटनाओं में बढ़ोतरी हो गई। तो एक ये रीजन बन रहा था। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो 1914 से 18 विश्व युद्ध था, विश्व युद्ध प्रथम। विश्व युद्ध प्रथम के दौरान सरकार ने एक कानून लॉन्च किया था, भारत रक्षा विधेयक, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। उस कानून के तहत जो है इसी तरह का बिल्कुल था और ये गलत नहीं था। युद्ध काल की परिस्थितियों में किसी भी सरकार को इस प्रकार के कानून बनाने की आवश्यकता पड़ती है जिसमें कुछ पहले से चले आ रहे कानूनों में ऐसा परिवर्तन किया जाता है ताकि शंका के आधार पर लोगों को गिरफ्तार किया जा सके, ताकि किसी प्रकार की अराजकता न फैलने पाए। आज भी आप देखते हैं कि आपके देश में बहुत सारे इस प्रकार के कानून हैं जिनमें जो हमारे संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकार हैं उनका भी उल्लंघन किया जाता है। लेकिन वह कानून उन परिस्थितियों के लिए बनाए गए हैं ताकि कोई बहुत बड़ी देश विरोधी घटना होने से रोका जा सके। ऐसे कुछ कानून आप पॉलिटी की क्लासेस में पढ़ेंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है एक कानून बना था, एक कानून लाया गया था जिसको कहा गया था भारत रक्षा अधिनियम, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। भारत रक्षा अधिनियम कुछ इसी प्रकार का अधिनियम था जिसमें अगर किसी व्यक्ति के ऊपर देशद्रोही या अराजकतावादी बातों को करने के लिए शंका हो जाए, ऐसा लगे सरकार को कि ये व्यक्ति हमारे कार्य में आगे बाधक बन सकता है, तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। और युद्धकालीन परिस्थितियों में वर्तमान में भी देश में इस प्रकार के कानून चलते रहते हैं। तो यह कानून था, इस कानून का विरोध नहीं किया गया। आप यहाँ पर ध्यान देखिए कि इसका विरोध नहीं किया गया, इसका विरोध नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि इस प्रकार के कानून जो है लगाने का किसी भी सरकार के पास अधिकार होता है, क्योंकि उसको देश का संचालन करना है। इसके बाद क्या हुआ? आपने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध 18 में समाप्त, प्रथम विश्व युद्ध 1918 में समाप्त हो रहा था, धीरे धीरे समाप्ति की तरफ था, युद्ध कम हो रहा था और यह कानून भी अपनी लास्ट डेट की तरफ पहुंच रहा था, समाप्ति की तरफ, जितने दिन के लिए इसे पारित किया गया था। तो भारत रक्षा कानून भी इसी के साथ साथ क्या है, ये जो रक्षा कानून है,
समाप्ति की तरफ था। समाप्ति की तरफ। अब सरकार को ऐसा लग रहा था कि यदि हमें यहाँ पर इस प्रकार की क्रांतिकारी घटनाओं को रोकना है तो हमें एक कानून की ज़रूरत होगी। इस प्रकार के अगर अराजक तत्वों को, इस सरकार की नज़र में तो ये क्रांतिकारी अराजकतावादी ही तो हैं, आतंकवादी हैं, उनकी नज़र में अपराधी हैं, तो वो सोच रहे थे कि इनको कंट्रोल करने के लिए हमें एक कानून की ज़रूरत है। अभी तक तो इस प्रकार के कानून के आधार पर हमने उन्हें रोक लिया, लेकिन अब युद्ध के समाप्ति के बाद जब ये कानून समाप्त हो जाएगा तब हमारे पास इस प्रकार का कोई कानून नहीं होगा जिसके आधार पर हम इन्हें रोक सके। तो उन्होंने क्या किया कि एक जांच समिति बनाई। अब क्या किया उन्होंने, सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक जांच समिति बनाई। एक जांच समिति का गठन किया। कई लोग थे इस जांच समिति में और इनसे कहा गया कि आप दो चीज़ों की जांच करेंगे। मुख्य रूप से दो इनको कार्य दिए गए। पहला कार्य ये था कि इस प्रकार की जो राजद्रोहात्मक या क्रांतिकारी षड्यंत्र हो रहे हैं देश में, उनका पता लगाइए। पहला काम क्या था, देश में क्रांतिकारी, ये क्रांतिकारी वे क्रांतिकारी हैं जो हिंसात्मक कार्रवाई भी करते हैं। बम फोड़ देना, चाकूबाजी करना, पिस्तौल, तलवार, इन सब का इस्तेमाल भी ये करते हैं, हत्याएं कर देना। जब हम क्रांतिकारी आंदोलन को पढ़ेंगे तो किस प्रकार से हम देखेंगे कि ये अधिकारियों के ऊपर बम फेंक देते थे, पुलिस को गोली मार देते थे। इस प्रकार के कार्य करने से ये पीछे नहीं हटते थे अपने कार्य को निकलवाने के लिए। देश में क्रांतिकारी षड्यंत्रों का पता लगाना इस समिति का काम था कि आप इस प्रकार के षड्यंत्रों को समझें, उनका पता लगाएं, क्या इनके पीछे कैसी प्रक्रियाएं हैं, कौन लोग शामिल हैं। और दूसरा चीज, एक ऐसा मार्ग तलाश करें, एक ऐसा मार्ग तलाशें, कोई तरीका बताएं जिससे इन्हें नियंत्रित किया जा सके। तो ये दो चीज़ों पर फोकस करके इनको काम करना था और इन्होंने बखूबी अपना काम किया और कुछ सिफारिशें इन्होंने दी। पहले हम ये देख लेते हैं कि इनकी कमेटी में और कौन से लोग थे। 3-4 नाम हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सर सिडनी रॉलेट में इनके साथ में कुछ सदस्य थे और वो सदस्य थे बेसिल स्कॉट, एक नाम था इसमें बेसिल स्कॉट। ये जो है बम्बई के चीफ जस्टिस थे, बम्बई के चीफ जस्टिस सीजे थे। दूसरे जो इसमें व्यक्ति शामिल थे कुमार स्वामी शास्त्री, ये मद्रास हाईकोर्ट के जज थे, मद्रास हाई कोर्ट के उस समय जज थे। इनको लिया गया इस समिति में। तीसरे जो व्यक्ति इस सर सिडनी रॉलेट की जो जांच समिति है उसमें रखे गए प्रभात चंद्र मित्र। ये कौन थे? ये कलकत्ता हाई कोर्ट के वकील थे, कलकत्ता हाई कोर्ट के वकील थे प्रभात चंद्र मित्र। और एक व्यक्ति और थे बर्ने लार्बट। ये यूपी के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सदस्य थे, बर्ने लार्बट। तो इस प्रकार से ये और सर सिडनी रॉलेट इसके अध्यक्ष थे, इसीलिए ये कानून रॉलेट एक्ट कहलाता है। इस कानून का पूरा नाम जो है एनार्कियल एंड
रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्टिविटीज़ एक्ट था, यानी राजद्रोहात्मक और क्रांतिकारी जो अपराध है, आपराधिक गतिविधियों को रोकने वाला कानून। तो इस प्रकार से ये जो समिति गठित की गई, इसका यही काम था कि आप कोई तरीका बताएं। तो इन्होंने क्या तरीका बताया? इन्होंने कहा कि ये जो भारत रक्षा कानून समाप्त हो रहा है, हमें इसके विकल्प के तौर पर इसी प्रकार का एक नया कानून बनाना होगा। पहला प्रस्ताव इनका यही था, पहला सिफारिश, कि भारत रक्षा कानून के जैसा ही एक नया कानून हमें पारित करना चाहिए। और इन्होंने कहा कि फौजदारी कानून में भी हमें कुछ परिवर्तन करने होंगे ताकि इस प्रकार की एक्टिविटीज़ में शामिल लोगों के साथ निपटा जा सके। तो दो सिफारिश थी। इसकी रिपोर्ट जो आई, रिपोर्ट दो चीज़ें कही गई खास करके। एक था कि भारत रक्षा कानून जो समाप्त होने वाला है, भारत रक्षा कानून की जगह एक नया कानून लाना चाहिए। जो बिल्कुल वैसा ही कार्य करे। दूसरा, इन्होंने कहा कि कुछ फौजदारी कानून में भी हमें परिवर्तन करना होगा ताकि क्रांतिकारियों से निपटा जा सके। दूसरा प्रस्ताव इन्होंने किया कि फौजदारी कानून में परिवर्तन और उद्देश्य क्या था? ताकि इन घटनाओं को रोका जा सके। और इनकी रिपोर्ट को ही आधार मानते हुए, यानी कि इनकी सिफारिशों को मानते हुए, मार्च 1919 में ये कानून पारित कर दिया गया, जिसको रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो क्या किया गया? मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट पारित, इसको यहां भारत में लॉन्च कर दिया गया कि इस प्रकार का ये कानून आ रहा है। तो रॉलेट एक्ट जो है क्या था वो पहले हमने आपको बता दिया। क्या इन्होंने इसमें किया कि ये जो कानून लाया गया और फौजदारी कानून में कुछ परिवर्तन करके जो बनाया गया, उसमें 3-4 चीज़ें थीं। उसको पहले हम समझ लेंगे, फिर ही तभी हम समझ पाएंगे कि इसका विरोध क्यों किया गया। क्या था रॉलेट एक्ट? आपने ये समझ लिया रॉलेट एक्ट क्यों लाया गया, क्योंकि इस प्रकार की गतिविधियों को, क्रांतिकारी गतिविधियों को वो रोकना चाह रहे थे। किसकी रिपोर्ट के आधार पर लाया गया? सर सिडनी रॉलेट की रिपोर्ट के आधार पर लाया गया, इसीलिए इसको रॉलेट एक्ट कहा गया। अब इस एक्ट में क्या रखा गया? इसमें पहली चीज ये कहा गया कि राजद्रोहात्मक कार्य की शंका होने पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर आपसे कह दिया जाए कि आपको शंका के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो फिर इसका कोई सबूत ही नहीं है। शंका तो वो किसी व्यक्ति के ऊपर कर सकते हैं। अगर कल को उन्हें महात्मा गांधी के ऊपर शंका होगी तो महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लेंगे। परसों उनको जो है भगत सिंह के ऊपर शंका होगी तो भगत सिंह को गिरफ्तार कर लेंगे। जिस व्यक्ति से उन्हें ये लगेगा कि हमारे लिए, हमारे शासन के लिए ये व्यक्ति जो हमारे विरोध में खड़ा हो रहा है, तो उसको वो इसी कानून के तहत गिरफ्तार कर सकते थे, क्योंकि इस कानून का दुरुपयोग अंग्रेज अवश्य करेंगे, क्योंकि ऐसा उनका पीछे का इतिहास रहा है कि उन्होंने हर कानून का दुरुपयोग किया है। जब से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तभी से उन्होंने अपनी नीयत को बखूबी स्पष्ट किया है, क्योंकि उनको बादशाहों की तरफ से दस्तक मिलता था, उस दस्तक का भी वो दुरुपयोग किया करते थे अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि उनके हाथ में इस प्रकार का एक कानून आएगा और वो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए इसका दुरुपयोग नहीं करेगा? इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता था। तो उन्होंने कहा कि राजद्रोहात्मक एक्टिविटीज़ अगर होंगी, कोई अनार्कियल या रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ है, आपके ऊपर संदेह अगर होता है तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है, गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद क्या होगा? क्या उस व्यक्ति को अपना केस, अपना पक्ष रखने का कोई अवसर दिया जाएगा? तो नहीं दिया जाएगा।
व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया जाएगा, व्यक्ति को वकील करने का अधिकार नहीं होगा। वकील करने का अधिकार नहीं होगा, यानी कि उस व्यक्ति को अपना पक्ष रखने के लिए कोई भी कानून की मदद लेने का अधिकार नहीं दिया गया। ये इसकी सबसे बुरी बात थी। पहली बात तो ठीक है, चलो शंका के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है तो उसे प्रूफ करने का अवसर चाहिए कि वो जो आरोप उसके ऊपर लगाए गए हैं वो सही है या नहीं। तो वकील करने का कोई अधिकार नहीं। तो क्या किसी कोर्ट में उसको पेश किया जाएगा, उसके ऊपर मुकदमा किया जाएगा, कोई सरकारी वकील होगा? ऐसा भी कुछ नहीं होगा। एक गुप्त अदालत में उसे पेश किया जाएगा, यानी ऐसे ही जज बैठ के फैसला कर देंगे, कोई केस नहीं। गुप्त अदालत के द्वारा फैसला होगा और इसमें 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान रखा गया। 2 वर्ष तक की सजा, 2 वर्ष तक की सजा जो है उस व्यक्ति को दी जा सकती है। तो इस कानून का अंग्रेजों का उद्देश्य ये था कि जो भी इस प्रकार की क्रांतिकारी घटनाएं व्यक्ति करते हैं, शंका के आधार पर हम उनको गिरफ्तार करेंगे और 2-2 वर्ष के लिए उनको हम जेल में डाल देंगे और हम इस सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर लेंगे। एक चीज़ पर अगर आप विचार करें, जितनी हत्याएं या जितनी क्रांतिकारी घटनाएं जो आप देखते हैं हमारे देश के जो शहीद हैं उन्होंने की थी, उससे कहीं ज़्यादा हत्याएं सत्ता में बैठे हुए जो सरकारी कर्मचारी थे, सरकारी मुलाजिम थे, उनके आदेशों से की गई। जलियांवाला बाग कांड में आप देखते हैं कि एक ही दिन में, कुछ ही देर में उन्होंने हजारों आदमियों को मौत के घाट उतार दिया। उतना तो पूरे क्रांतिकारी आंदोलन में सभी क्रांतिकारियों ने मिल करके भी अंग्रेजों की हत्या नहीं की होगी, जितना जनरल डायर के एक आदेश पे लोगों को मार दिया गया। और ऐसी एक घटना नहीं है, जलियांवाला बाग कांड से पहले भी गोलियां चली हैं, बहुत से लोगों को फांसियों पे लटका दिया गया, गोली मार दी गई। तो इस प्रकार से सत्ता में बैठे हुए लोग जितना हत्याओं का काम या आपराधिक कार्य कर रहे थे, उतना तो इधर से प्रतिक्रिया स्वरूप किया भी नहीं जा सकता था, इतने संसाधन ही नहीं थे। लेकिन फिर भी इस प्रकार का एक कानून लाया गया। इस कानून का विरोध भारत में पुरजोर तरीके से किया गया। तो अब हम उन परिस्थितियों पर विचार करते हैं कि इस कानून को लाते ही इतना विरोध क्यों किया गया, और फिर हम देखेंगे किस प्रकार से ये सत्याग्रह किया गया। अगर हम इन चीज़ों पर विचार करें कि 1919 में अंग्रेजों ने जो परिस्थितियां देखी, उसके हिसाब से रॉलेट एक्ट लेकर के आ गए वो, और आप पीछे पड़ चुके हैं कि 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी लागू किया गया। आपने देखा था कि भारत में होम रूल मूवमेंट चल रहा था, और उसके बाद जो है मॉन्टेग्यू आए और उन्होंने घोषणा की कि इस प्रकार से हम भारत को धीरे धीरे टुकड़ों में स्वशासन देंगे, और उसके लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड या भारत सरकार अधिनियम 1919 जो पूरा पीछे पड़ चुके हैं, वो भी इसी 1919 में लॉन्च किया गया। और पैरेलल रूप से आप देख रहे हैं कि रॉलेट एक्ट भी पारित किया गया। अब यहाँ पर अंग्रेजों की दोहरी नीति को आप देखने का प्रयास करिए कि एक तरफ वो रॉलेट एक्ट को लेकर के आ रहे हैं, जिसमें इस प्रकार का एक कानून है जो भारत के लोगों के लिए, भारत के राष्ट्रवाद के लिए, भारत के राष्ट्रवादी नेताओं के लिए एक खतरा है कि उनको कभी भी मार्ग से हटाया जा सकता है। और दूसरी तरफ वो नरमपंथी नेताओं को खुश करने के लिए, यानी जो नरम दल के नेता हैं, जो नरम विचारधारा के लोग हैं, उनको खुश करके अपनी तरफ मिलाने के लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पारित किए गए। उनको लॉन्च किया गया कि आपको हम यहाँ सहभागिता दे रहे हैं, आपको स्वशासन धीरे धीरे देने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों ही चीज़ें कंट्राडिक्टरी हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं, जिससे अंग्रेजों की नीयत स्पष्ट हो जाती है और जनता रॉलेट एक्ट के विरोध में सड़कों पर उतर आती है। हालांकि महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो रॉलेट एक्ट यहाँ पर जो सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह किया गया, उसके विरोध में काफ़ी नरम दल के लोग, जैसे मुख्य रूप से एनी बेसेंट जो अभी तक होम रूल मूवमेंट देश में चला रही थी, गिरफ्तारी के बाद जब छूट करके आई तो उन्होंने मॉन्टेग्यू के द्वारा की गई घोषणा का स्वागत किया और उन्होंने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया। उन्होंने भी रॉलेट एक्ट का विरोध किया। प्रारंभ में जब कांग्रेस ने रॉलेट एक्ट के विरोध में प्रस्ताव पारित किया, हमें दिल्ली अधिवेशन
मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में। तो एनी बेसेंट ने भी इसका स्वागत किया। उन्होंने भी कहा कि रॉलेट एक्ट का विरोध होना चाहिए, लेकिन जब महात्मा गांधी ने अपनी रूपरेखा उनके सामने प्रस्तुत की कि आंदोलन का प्रारूप क्या होगा, विस्तार क्या होगा, तो एनी बेसेंट ने अपने कदम पीछे हटा लिए। एनी बेसेंट ने कहा कि जो महात्मा गांधी का तरीका है वो उचित नहीं है। वो अपने तरीके से इंडियन जो अपनी उनकी पत्रिकाएं थी कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, उसमें वो विरोध के लिए अपने वही उदारवादी तरीके से विरोध दर्ज कराती रहीं, लेकिन महात्मा गांधी के आंदोलन में वो शामिल नहीं हुई और उन्होंने महात्मा गांधी को एक राजनीतिक बच्चा कह करके पुकारा। उन्होंने कहा महात्मा गांधी को भी राजनीति का कोई अनुभव नहीं है, वो राजनीतिक रूप से एक बच्चे के समान है, उनका ये तरीका उचित नहीं है। लेकिन उनको नहीं पता था कि अब भारत में गांधी की आंधी चलने वाली है और उस आंधी के तूफान बनने में देर नहीं लगेगी, जिसमें समस्त विरोधी, यहाँ तक कि अंग्रेजों की सत्ता भी सूखे पत्तों की तरह उड़ने वाली थी। उनको यह आभास नहीं था कि आने वाला समय भारत की धरती पर जो लोग हैं वो गांधी के अनुसरण में चलने वाले हैं और गांधी जी के द्वारा जो नीतियाँ, जो तौर तरीके, आंदोलन करने का जो तरीका यहाँ पर दिया जाएगा, उसी के साथ हजारों लाखों नहीं करोड़ों लोग कदम से कदम मिलाकर चलने वाले थे और भारत में आंधी चलने वाली थी, जो एक भविष्य था। गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह का मार्ग जो था वो आने वाली लड़ाई के लिए एक नया हथियार था। तो लोग किस प्रकार से सत्याग्रह से जुड़ गए? उन्होंने अभी तक जो है जो होम रूल मूवमेंट या जो भी चल रहा था उससे आकर के रॉलेट सत्याग्रह में एक नए तरीके पर उन्होंने अपना पुरजोर विरोध, जो पंजाब, दिल्ली और उधर के क्षेत्रों में बहुत हाहाकार मचा दिया, उस विरोध में किस प्रकार से लोग जुड़े, उसके पीछे क्या परिस्थितियां थी, आप इसको समझने की कोशिश करिए। रॉलेट सत्याग्रह क्या परिस्थितियां थी, कौन कौन सी चीजें रॉलेट सत्याग्रह के पीछे काम कर रही थी? सिर्फ और सिर्फ रॉलेट एक्ट ही विरोध का कारण नहीं था, यह तो एक तत्कालिक एक चिंगारी है। अगर आपसे पूछा जाता है कि रॉलेट एक्ट, रॉलेट सत्याग्रह के क्या कारण थे, रॉलेट सत्याग्रह करने का मेन वजह तो रॉलेट एक्ट ही है, लेकिन इसके पीछे काफ़ी परिस्थितियां हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी विरोध है, काफ़ी उबाल है लोगों के अंदर। उन सब चीज़ों का मिला जुला रूप जो है वो रॉलेट सत्याग्रह के रूप में दिखाई पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध से बात करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध से बढ़ा करों का बोझ। भारत में प्रथम विश्व युद्ध, भारत शामिल हुआ उसमें, और इतना ज़्यादा पैसा जो है ब्रिटेन सरकार भारत से खर्च की कि भारत के ऊपर जो है करों का बोझ बढ़ गया, क्योंकि सरकार अपना पैसा निकालने के लिए टैक्स की दरें बढ़ाई, नए कर लगाए गए, तो भारत की जनता बढ़े हुए करों के बोझ तले दबी हुई थी और विश्व युद्ध से महंगाई भी बढ़ गई थी। विश्व युद्ध से महंगाई में वृद्धि हो गई थी, कर का बोझ अलग बढ़ा, महंगाई में अलग वृद्धि हुई। आपने देखा था कि विश्व युद्ध के दौरान जो है भारत के कुछ स्वदेशी उद्योग थोड़ा बहुत फले फूले थे, क्योंकि विदेशों से सामान आना बंद हो गया। इस वजह से जो भारत के वस्त्र उद्योग जैसे उद्योग थे उनको थोड़ा ऑर्डर ज़्यादा मिलने लगे और यहाँ के उद्योग फले फूले। लेकिन ये चार साल ही चल पाया और जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त हुआ उसके तुरंत बाद स्थितियाँ पुनः अपने पूर्ववत रूप में आने लगी और फिर से जो है भारत के उद्योग नुकसान की तरफ जाने लगे। तो ये भी एक कारण था कि विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय उद्योग, भारतीय कुछ उद्योग, सभी नहीं, पीछे हम पढ़ भी चुके हैं इस चैप्टर को, भारतीय कुछ उद्योग फले फूले थे, यानी बढ़ोतरी हुई थी, फले फूले थे। लेकिन युद्ध के समाप्ति पर पुनः स्थितियां पूर्ववत हो गईं, स्थितियां पूर्ववत होने लगी। फिर से जो है विदेशी सामान आना प्रारंभ हो गया और फिर से जो है भारत के उद्योगों को दमन का जो है शिकार
होना पड़ा। तो ये कारण से लोगों के अंदर आक्रोश है। अब देखिए, इसके पहले आपने देखा था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में एक मूवमेंट चल रहा था, सुशासन, होम रूल मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट अचानक से बंद हो गया। अगर आप लाखों लाखों लोगों को एक सपना दिखा करके उनके अंदर जोश भरते हैं और फिर अचानक से आंदोलन अगर बंद हो जाता है तो फिर उस उबाल का क्या होगा? वो क्रोध, वो उफान जो उनके अंदर उठ चुका था, उसको कहीं ना कहीं तो निकलना था। और रॉलेट एक्ट उनको एक अच्छा अवसर प्राप्त हुआ जहां पर उन्होंने अपने इस क्रोध को निकाला। तो यहां पर होम रूल मूवमेंट, होम रूल आंदोलन, होम रूल आंदोलन जो है वो मॉन्टेग्यू घोषणा के बाद समाप्त। मॉन्टेग्यू घोषणा के बाद समाप्त हो गया। लोगों में उबाल था, उबाल, क्रोध, क्रोध था, क्योंकि वो मॉन्टेग्यू की घोषणा जो है एनी बेसेंट की लीग ने स्वीकार कर ली थी। सभी लोगों ने नहीं स्वीकार की, टॉप लीडर ने स्वीकार कर ली, तो उन्होंने आंदोलन को स्थगित कर दिया। लेकिन जनता इससे संतुष्ट नहीं हो पाई, क्योंकि जनता को तो स्वशासन के सपने दिखाए गए थे। तो उनके अंदर एक क्रोध था, जो उबाल वो आने वाले किसी आंदोलन का इंतजार कर रहे थे कि इस क्रोध को हम कहाँ निकालेंगे। बाल गंगाधर तिलक की जो लीग थी, उन्होंने इसको स्वीकार तो नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये जो है बिना सूर्य का उषा काल है। लेकिन बाल गंगाधर भी तिलक जो हैं वो भी एक मुकदमे के सिलसिले में बाहर चले गए और उनका आंदोलन भी स्थगित हो गया। इस वजह से लोगों के अंदर बहुत क्रोध था। विश्व युद्ध से बहुत सारे सैनिकों की भर्ती की गई थी और वो सैनिक भी वापस हिंदुस्तान आ चुके थे। तो उन सैनिकों ने भी समाज में एक नई प्रकार की हवा पैदा की थी कि अंग्रेज जो हैं वो सर्व विजेता नहीं हैं, उनको भी हराया जा सकता है। हमने भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलकर के लड़ाई की है। उनकी नस्ल में और हमारी नस्ल में कोई फर्क नहीं है, हमारे भी उतने ही अधिकार होने चाहिए। यानी कि विश्व युद्ध से वापस आए सैनिकों ने समाज में एक नई विचारधारा को जन्म दिया था। तो ये भी एक कारण बनता है कि विश्व युद्ध से वापस आए सैनिकों ने समाज में एक नई विचारधारा को जन्म दिया था, एक नई विचारधारा फैलाई थी। उन्होंने ये कहा कि अंग्रेजों की नस्ल जो है वो ऐसा नहीं है कि उनको हराया नहीं जा सकता, वो भी उसी तरीके के इंसान हैं जिस प्रकार हम लोग हैं। यानी हम और अंग्रेज बराबर हैं, हमारी नस्लें एक समान हैं। जबकि अंग्रेज शुरू से क्या प्रदर्शित करते आ रहे थे कि अंग्रेजी नस्ल जो है वो भारतीय नस्लों से उन्नत है, यहाँ की संस्कृति को भी वो अपने से कमतर ही आंकते आए थे। तो ये सब भ्रम धीरे धीरे लोगों का टूटने लगा था। और इन सब परिस्थितियों में जब लोगों के अंदर अंग्रेजों के प्रति क्रोध है, उबाल है, और वो जो है इसको कहीं ना कहीं निकालना चाहते हैं, और ऐसे में ही एक ये काला कानून जिसको रॉलेट एक्ट कहा गया वो आ गया। और फिर लोग जो है इसमें आंदोलन में तैयार थे सत्याग्रह करने के लिए। तो यहाँ पर ऐसी परिस्थितियों में रॉलेट एक्ट का आना एक चिंगारी के समान था। होम रूल मूवमेंट के बाद जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी लागू किए गए, लेकिन जनता को उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये जो रॉलेट एक्ट आया वो एक चिंगारी का काम किया। लोग भड़क उठे, लोगों ने तुरंत जो है एक आंदोलन छेड़ दिया, यहाँ पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक सत्याग्रह चलाया गया जिसको रॉलेट सत्याग्रह कहा जाता है। तो देखिए किस प्रकार से उसकी भूमिका बनी और क्या क्या किया गया, उस पर हम बात करेंगे। अब विरोध कैसे किया गया और उसका क्या परिणाम हुआ। परिणाम अगर बड़े रूप में आप देखें, रॉलेट सत्याग्रह जो था
वो बहुत उफान पर पहुंच गया अप्रैल 1919 में ही, बहुत जल्दी मार्च में ही ये आया। फरवरी से मार्च के बीच में इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया इस कानून को, और अप्रैल तक आते आते ये बहुत उग्र रूप आंदोलन ने धारण कर लिया। खास करके जो दिल्ली, पंजाब का जो क्षेत्र था, सिंध का जो क्षेत्र था, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, ये सब इलाके जो थे, हालांकि छुटपुट तौर से मद्रास, कलकत्ता, बम्बई, ये सब क्षेत्रों में था, लेकिन पंजाब के क्षेत्र में ये बहुत उग्र रूप से आंदोलन चल रहा था। और इसकी परिणति ये हुई कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा कांड हो जाता है, जिसको जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से आप जानते हैं, उसको भी हम पढ़ेंगे। और उसके बाद इस आंदोलन को स्थगित करना पड़ा, क्योंकि वो हमारे इतिहास के पन्नों में दर्ज एक इतनी मार्मिक घटना है, इतनी एक क्रोधित कर देने वाली, अंग्रेज़ों की जो क्रूरता है उसकी अति है वो, कि किस प्रकार से उन्होंने लाचार, बेबस और शांति के साथ सभा कर रहे बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, जवान, किसी को भी उन्होंने दया की दृष्टि से नहीं देखा और अपनी क्रूरता की अति कर दी। पूरे विश्व में इस चीज़ की बुराई होनी थी, लेकिन फिर भी अंग्रेज़ों ने उसके अपराधियों को बड़ाई करके रिहा किया, यानी उनकी अच्छाई की गई, ना कि उनकी बुराई अंग्रेज़ों के द्वारा। तो ये क्रोध से आज भी जब इस चीज़ को हम पढ़ते हैं, आज भी जब हम लोग उस चीज़ को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो आज भी हमारा जो रक्त है वो खौलने लगता है। लेकिन उन परिस्थितियों में क्या हुआ होगा उसका तो अंदाज़ा ही लगाना मुश्किल है। तो देखें किस प्रकार से ये विरोध किया गया सत्याग्रह में, रॉलेट सत्याग्रह। विरोध 1918 कांग्रेस का दिल्ली अधिवेशन, अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय। रॉलेट एक्ट विरोध प्रस्ताव पारित। इसी कांग्रेस के अधिवेशन में 1918 से ही विरोध प्रारंभ हो गया। 1918 में इस कानून के विरोध में एक प्रस्ताव पारित किया गया पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में। 1918 में आप एक और घटना सुनते हैं कि कांग्रेस का दूसरा विभाजन हो गया था, होम रूल मूवमेंट चल रहा था। मॉन्टेग्यू ने घोषणा की और उस घोषणा के उपरांत जो है आंदोलन स्थगित हो गया, जिसमें दो धड़े फिर हो गए। कांग्रेस के बीच में दो दल फिर बन गए। कुछ लोगों को स्वीकार था मॉन्टेग्यू घोषणा और कुछ लोगों को नहीं स्वीकार था। ये घटना पढ़ चुके हैं तो किस प्रकार से अब की बार नरम दल वालों ने एक नई पार्टी बना ली थी। तो ये विरोध, ये जो बंटवारा हो गया था 1918 में कांग्रेस का, वो भी कांग्रेस के अधिवेशन में हुआ था, लेकिन वो एक विशेष अधिवेशन था। 1918 में कांग्रेस के दो अधिवेशन हुए थे। जब आप अधिवेशन पढ़ते हैं तो कुछ विशेष अधिवेशन हुए हैं, तो एक और अधिवेशन यहाँ पर हुआ था, वो भी आप दर्ज कर लें ताकि कोई कन्फ्यूजन न हो। 1918 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन भी हुआ था, कांग्रेस का, और ये पहला विशेष अधिवेशन था। विशेष अधिवेशन अभी एक चैप्टर आपका छूटा हुआ है, चैप्टर नंबर आई थिंक 62, जिसमें आप पढ़ेंगे कांग्रेस के सभी अधिवेशनों के विषय में। तो उसको मैंने इसीलिए छोड़ रखा है कि पूरा नेशनल मूवमेंट पढ़ने के बाद में हम सभी जो प्रमुख अधिवेशन हैं उनमें क्या क्या हुआ था और कौन अध्यक्ष था वो प्रश्न बनते हैं, तो उसको एक साथ कंसाइज कर देंगे शॉर्टकट में एक जगह पर। अभी उसको पहले अगर हम सारा कुछ लिख देते तो वो रटने वाला काम हो जाता, लेकिन यहाँ पर हम पूरा नेशनल मूवमेंट पढ़ लेंगे, जिससे कि उसे हमें रटना नहीं पड़ेगा और हम समझ करके उसे पढ़ लेंगे। तो ये कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन हुआ था, ये हुआ था बम्बई में। ये बम्बई में अधिवेशन हुआ था, विशेष अधिवेशन, और यहाँ पे जो अध्यक्ष थे वो सैयद हसन इमाम,
यहाँ पर अध्यक्ष थे। और यहाँ पर क्या हुआ था, कांग्रेस का बंटवारा हो गया था, कांग्रेस का विभाजन हो गया था फिर से, सेकंड विभाजन है ये, सेकंड। और इसमें इसके विभाजन की वजह थी मॉन्टेग्यू की घोषणा की स्वीकृति। कुछ लोग चाहते थे, मॉन्टेग्यू की घोषणा पे विश्वास था, जैसे एनी बेसेंट वगैरह, और बाल गंगाधर तिलक इत्यादि नेताओं को विश्वास नहीं था। तो ये था, इस प्रकार से विरोध प्रारंभ हुआ। महात्मा गांधी ने क्या कहा, महात्मा गांधी ने, अभी पीछे भी हम लिख चुके हैं, इसको यहाँ पर नोट करेंगे। महात्मा गांधी ने कहा कि कानून की जो रॉलेट एक्ट है, रॉलेट एक्ट क्या है, 3 चीजें इन्होंने कही। इन्होंने कहा कि यह बिना अपील का कानून है, बिना अपील, बिना दलील, अपनी बात आप रख भी नहीं सकते हैं, और बिना वकील, कोई वकील भी नहीं कर सकते आप, इस प्रकार का कानून है। मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा, ये सभी विचार आपसे पूछे जाते हैं, इसीलिए इनको अच्छे से दर्ज कर लेंगे अपनी नोट्स में आप, क्योंकि ये सभी प्रश्न आए हुए हैं, किसने क्या कहा था। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा इसी कानून के लिए, इन्होंने कहा कि ये काला कानून है, काला कानून की संज्ञा दी। और एक बात और कही, वो भी कोटेशन पूछा गया है। इन्होंने कहा कि यदि क्रांतिकारी जो घटनाएं हैं वो एक बीमारी है, तो निश्चित तौर से जो रॉलेट एक्ट है वो उस बीमारी का अनुचित इलाज है, गलत इलाज है। इन्होंने एक बात और कही थी, उसे आप दर्ज कर लेंगे कि यदि क्रांतिकारी घटनाएं एक बीमारी हैं, मान लेते हैं कि अगर ये बीमारी है तो यह कानून उसका गलत इलाज है। सभी लोगों ने इसका विरोध दर्ज किया। केंद्रीय विधायिका से कई लोगों ने इस्तीफा दे दिया, उसको भी नोट करेंगे। वो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में किन किन लोगों ने केंद्रीय विधायिका से इस्तीफा दे दिया था। तो केंद्रीय विधायिका से इस्तीफा किसने किसने दिया था, केंद्रीय विधायिका से इस्तीफा, इसमें भी 3 लोग थे। मोहम्मद अली जिन्ना, ये निर्वाचित सदस्य, एकमात्र निर्वाचित भारतीय सदस्य थे मोहम्मद अली जिन्ना उस समय केंद्रीय विधायिका में, और बाकी 2 लोग मनोनीत में हैं, मजहरुल हक और पंडित मदन मोहन मालवीय। इन 3 लोगों ने जो है केंद्रीय विधायिका से इस्तीफा दे दिया था, और मोहम्मद अली जिन्ना जो है उसमें एकमात्र भारतीय निर्वाचित सदस्य उसमें थे। तो इस प्रकार से ये रॉलेट सत्याग्रह शुरू हो गया। एनी बेसेंट के विषय में क्या लिखे लेंगे यहाँ पे, एनी बेसेंट का क्या विचार था, एनी बेसेंट, क्योंकि कुछ अलग इनका विचार है इसीलिए इसको दर्ज कर लेंगे। एनी बेसेंट प्रारंभ में आप लिखेंगे, प्रारंभ में विरोध प्रस्ताव का स्वागत किया, विरोध प्रस्ताव स्वागत, यानी इन्होंने कहा हाँ रॉलेट एक्ट का विरोध होना चाहिए, लेकिन बाद में गांधी जी के तरीके से असहमत हो गई, गांधी जी के सत्याग्रह के तरीके से मतभेद हो गया। यानी इनको लगा कि महात्मा गांधी जी का जो सत्याग्रह का तरीका है वो उचित नहीं है। उन्होंने अपने तरीके से इसका विरोध जारी रखा, और इस वजह से बेसेंट ने गांधी जी को कहा था, बेसेंट ने गांधी जी को राजनीतिक बच्चा कहा। उन्होंने कहा कि भी राजनीति में कच्चे हैं। महात्मा गांधी अपने तरीके से विरोध करती रहीं।
अपने तरीके से कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ये इनकी पत्रिकाएं हैं सभी, इंडिया में लेख लिख करके, लेखों के माध्यम से विरोध किया, विरोध करती रहीं। तो रॉलेट एक्ट का विरोध इन्होंने भी किया था कि ऐसा कानून नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि महात्मा गांधी के द्वारा जो ये सत्याग्रह का तरीका यहाँ पर किया जा रहा है वो अनुचित है। यही चीज़ आप असहयोग आंदोलन में भी देखेंगे कि एनी बेसेंट जो है वो महात्मा गांधी के विचारों से सहमत नहीं हुई आगे जा करके। अब इसके बाद देखें कि गांधी जी ने किस तंत्र का, किस सिस्टम का उपयोग किया इस आंदोलन को चलाने के लिए, इस सत्याग्रह को चलाने के लिए। तो उन्होंने यहाँ पर 3 संगठनों का प्रयोग किया है। गांधी जी ने 3 संगठनों का प्रयोग किया है इसमें, इस सत्याग्रह में, रॉलेट सत्याग्रह में। रॉलेट, कहीं कहीं पे आपको देखिए शब्द उसमें भ्रम न पड़िएगा, रॉलेट, रालेट, ये सभी शब्द आपको मिलेंगे अलग अलग पुस्तकों में, उच्चारण का अंतर है। और मेरे हिसाब से जो सही शब्द है वो रॉलेट है, तो वही शब्द मैं लिख रहा हूँ। रॉलेट सत्याग्रह में संगठन महात्मा गांधी प्रमुख इसके नेतृत्व करता है। 3 संगठन इन्होंने यहां पर इसके प्रयोग किए हैं। 3 संगठनों का पूरा स्ट्रक्चर इस आंदोलन में उन्होंने हायर कर लिया, और वो था, पहला था होम रूल लीग। होम रूल लीग, इसी समय करंट में ये होम रूल मूवमेंट चल ही रहा था। 18 में वो भी समाप्त हुआ, 17 के बाद में जब मांटेग्यू घोषणा हुई तो उसकी सारी ब्रांचेज, उसके सारे सदस्य गांधी जी ने अपने इस आंदोलन में खींच लिए, और उसके पूरे स्ट्रक्चर का, उसकी शाखाओं का, उसकी पूरी सिस्टम प्रणाली का उपयोग इस सत्याग्रह में गांधी जी ने किया। तो होम रूल लीग, और इसमें 2 लीग हैं, आपको पता है 2 लीग हैं। एक है बाल गंगाधर तिलक वाली, बाल गंगाधर तिलक, इसका पूर्ण प्रयोग किया, पूर्ण उपयोग हुआ। बाल गंगाधर तिलक की जो लीग है उसका पूरा उपयोग किया। और दूसरा था एनी बेसेंट। अब चूंकि एनी बेसेंट की विचारधारा जो है वो गांधी जी से पृथक हो गई, इसके लिए इसका जो है सीमित प्रयोग हो सका। इनकी शाखाओं का पूरा प्रयोग नहीं हो पाया, सीमित प्रयोग हो सका, क्योंकि वो स्वयं में विरोध में थी। तो इस प्रकार से होम रूल लीग के जो है संस्थाओं का उपयोग जो है गांधी जी ने इसमें किया। और दूसरा जो है खिलाफत कमेटी। खिलाफत कमेटी, हालांकि खिलाफत कमेटी का पूरा उपयोग जो है वो रॉलेट सत्याग्रह में नहीं हो पाया, लेकिन रॉलेट सत्याग्रह के दौरान ही खिलाफत कमेटी की स्थापना की गई थी। आप आगे खिलाफत आंदोलन पढ़ेंगे कि किस प्रकार से भारत में जो है खिलाफत आंदोलन चलाया गया। तो खिलाफत कमेटी का उपयोग तो किया, लेकिन ये अंतिम चरण में था, थोड़ा उपयोग हो पाया, और इसका भरपूर उपयोग जो है वो असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी करेंगे। लेकिन ये भी आप दर्ज करेंगे खिलाफत कमेटी का भी प्रयोग जो है गांधी जी ने इस आंदोलन में किया था। और तीसरा जो है सत्याग्रह सभा। सत्याग्रह सभा, और सत्याग्रह सभा की स्थापना जो है इसी आंदोलन के दौरान जो है साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी ने की। ये जो है साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम में स्थापना की गई इस सत्याग्रह सभा की। सत्याग्रह सभा का क्या काम होता था? सत्याग्रह सभा का काम ये था सत्याग्रह की ट्रेनिंग देना, सत्याग्रह का प्रशिक्षण देना, ये इसका काम था। ये जो सत्याग्रह सभा साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी ने स्थापित की, इसका काम है कि लोगों को सत्याग्रही बनाना, लोगों को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर कैसे चलना है, लोग स्वावलंबी कैसे बनेंगे, कैसे इस सत्याग्रह के मार्ग पर चलेंगे, उसके लिए प्रशिक्षण देते थे। क्योंकि महात्मा गांधी का मानना था, जैसा मैंने पीछे भी बताया था आपको, कि जिस प्रकार से एक सशस्त्र
सैनिक को प्रशिक्षण की आवश्यकता है तो सत्याग्रही को भी एक प्रशिक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि यह भी एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। सत्याग्रह का प्रशिक्षण देना इस सभा का काम था और इसकी स्थापना साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी के द्वारा की गई और इसका उपयोग भी जो है वो इसी आंदोलन में किया गया। और जो है सत्याग्रहियों के हस्ताक्षर, ये सत्याग्रहियों, जो सत्याग्रही होते थे लोग, सत्याग्रह पे मार्ग पे चलने वाले लोग को सत्याग्रही कहा जाता था। तो सत्याग्रहियों के हस्ताक्षर इकट्ठा करना, हस्ताक्षर एकत्र करना, सबके हस्ताक्षर करवाना, ये भी एक इसका काम था इसी सत्याग्रह सभा का। और ये कैसे चलती थी? ये दान पर चलती थी, स्वेच्छा से, यानी वॉलेंटियर थी। इसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई रोजगार का अवसर था कि आप आइए और वेतन मिलेगा आपको। ये दान चंदा पे चलती थी और स्वेच्छा से लोग इसमें काम करते थे, यानी वॉलेंटियर थी सत्याग्रह सभा। इसके बाद में जो है कैसे ये आंदोलन आगे बढ़ा और किस प्रकार इसका अंत हो गया, इसको हम पढ़ेंगे। तो आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर नोट कर लें, हालांकि उसको आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे। 6 अप्रैल 1919 हड़ताल प्रारंभ पूरे शहर में। ये जो है हड़ताल प्रारंभ की गई 7 अप्रैल 1919। 7 अप्रैल 1919 सत्याग्रही एक साप्ताहिक पत्र शुरू किया गया, साप्ताहिक प्रकाशन। सत्याग्रही नाम की एक मैगजीन या पत्र निकालना शुरू किया गया जो साप्ताहिक था। ये 7 अप्रैल से कहाँ कहाँ पे इसका विस्तार हुआ? मुख्य रूप से अगर देखें तो ये जो सत्याग्रह था, जो रॉलेट सत्याग्रह था, ये पंजाब, गुजरात, दिल्ली, सिंध, बम्बई के क्षेत्र में बहुत तीव्र था। तो विस्तार की बात करें कहाँ कहाँ पे इसका विस्तार हुआ इस आंदोलन का, तो विस्तार की बात करें तो ये पंजाब को सबसे पहले दर्ज करेंगे क्योंकि पंजाब में बहुत तीव्र है। पंजाब, दिल्ली, गुजरात तो है ही, गुजरात तो सेंटर है, गुजरात, बम्बई उसी के निकट, और सिंध, इन सब क्षेत्रों में क्या है, तीव्रतम है, बहुत तेज है ये आंदोलन। इसके अलावा संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बरार, बिहार, मद्रास, बंगाल में भी विस्तार है। यानी कि अगर आप देखें तो पूरे भारत में इसका विस्तार हुआ, लेकिन पंजाब, दिल्ली, गुजरात, बंबई, सिंध इत्यादि क्षेत्रों में ये बहुत तीव्रतम था। और आप देखेंगे पंजाब में सबसे बड़ी घटना दर्ज की गई जलियांवाला बाग कांड के नाम से। तो ये कांड हो गया कुछ ही दिन में 13 अप्रैल को, यानी ये आंदोलन शुरू हुआ और जल्दी ही इसने जो है एक तेज आंधी का रूप ले लिया और 13 अप्रैल तक आते आते ये अपने चरम पर था। बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार किया गया और उन्हीं नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में एक जगह जनसभा हो रही थी। अपने नेताओं को छुड़ाने के लिए, जन जागरूकता के लिए एक सभा की जा रही थी जलियांवाला बाग में। एक बाग थी जिसको जलियांवाला बाग कहा जाता था, वो कई तरफ से बंद थी, उसमें आने जाने के बहुत संकरे 1 ही 2 मार्ग थे और वहाँ पर जनरल डायर जो है वो अपने सैनिकों के साथ आ जाता है और निहत्थे और अहिंसात्मक रूप से जो सभा कर रहे थे लोग उन पर गोलियाँ चलाने का आदेश दे देता है और उसमें हजारों लोग मारे जाते हैं। सरकारी आंकड़े कुछ भी बताते हों, लेकिन कितने लोग उसमें मारे गए, कितने लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान उसमें दे दिया, यह एक बहुत बड़ी बात थी। उस हत्याकांड के बाद में गांधी जी बिल्कुल स्तब्ध रह गए और उन्होंने आंदोलन तुरंत वापस ले लिया और कुछ समय के लिए स्थगित करने का प्रस्ताव रखा। लेकिन स्थगन के बाद में पुनः इस आंदोलन को जीवित नहीं किया जा सका और ये आंदोलन
समाप्त हो गया। तो किस प्रकार से इस रॉलेट सत्याग्रह से, इसी में हम 2 पॉइंट और नोट कर लेंगे ताकि यह एक पूरा चैप्टर बन जाए। आप यहाँ पर इतना नोट कर लिए, उसके बाद में नोट करेंगे 13 अप्रैल 1919 अमृतसर जलियांवाला बाग कांड हो गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड, हजारों लोग मारे गए। इसी रॉलेट सत्याग्रह के दौरान ही ये कांड हो गया। इसी आंदोलन से जुड़ी हुई ये सभा थी और इस वजह से जो है 18 अप्रैल को 1919 गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी ने आंदोलन स्थगित कर दिया। आंदोलन स्थगित, और इसके बाद इस आंदोलन को पुनः जीवित नहीं किया जा सका। 18 अप्रैल तक ही समझिए इसका एंड हो गया। तो क्या था ये घटना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, कैसे इसमें जांचें हुई, हंटर कमेटी ने क्या जांच की और किस प्रकार से इसका रिजल्ट निकल के आया, क्या हुआ, क्या क्या घटनाएं थी, उस पर हम बात करेंगे एक अगले चैप्टर में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आज हमने रॉलेट एक्ट और रॉलेट सत्याग्रह को समझा। नेक्स्ट चैप्टर में हम जलियांवाला बाग हत्याकांड और उससे जुड़ी जांच को समझेंगे, उसके परिणामों को समझेंगे। पीटी और मेंस के दृष्टिकोण से उन प्रश्नों को हम समझने का कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।